चैप्टर है आपका नया कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग शुरुआत करते हैं रूट -1 से। जब भी रूट में कोई माइनस की क्वांटिटी होती है तो वो रियल नहीं माना जाता और उन्हें हम इमेजिनरी बोल देते हैं। रूट -1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं आयोटा से। अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करें तो ये आपके पास में आयोटा स्क्वायर आ जाता है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है और आयोटा 4 आपके पास में 1 आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल प्लस इमेजिनरी की फॉर्म में होता है। जैसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, बी को हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, पूरे को हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोल देते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें आयोटा की पावर 4, तो जब भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल होती है तो वो 1 के इक्वल हो जाती है। सपोज हमें आयोटा की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 7 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उसे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लिया करो। ठीक है, 4 से डिवाइड करो तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपके पास बन जाएगा माइनस का। आयोटा इज योर आंसर। दूसरी बात, आयोटा की पावर्स में अगर आयोटा की पावर जैसे 3 है, फिर आपके पास 4 है, फिर आपके पास 5 है और आयोटा के पास 6 है। आयोटा की 4 कंसेक्यूटिव पावर का सम हमेशा 0 होता है। अगर 4 लगाता तो आंसर 0, कुछ सोचने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। इसके बाद जैसे ये हमारे पास में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो a1 प्लस आयोटा b1 इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 का मतलब होता है रियल रियल के इक्वल, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर या तो इक्वल होते हैं या नॉट इक्वल होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी ग्रेटर देन और लेस देन के साइन की परमिशन नहीं होती। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले कि बताओ कौन बड़ा, 100 प्लस 100 आयोटा या 1 प्लस आयोटा, तो आप कहोगे कांट से, क्योंकि इनमें ग्रेटर देन और लेस देन होता ही नहीं है। आप ये कह सकते हो ये नॉट इक्वल है, क्योंकि इसके रियल पार्ट आपस में इक्वल नहीं है, इनके इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को in प्लस 1, in प्लस 2 और in प्लस 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए यहाँ पर हम एक बार कह सकते हैं कि जितनी भी पावर है कंसेक्यूटिव पावर्स है, और कंसेक्यूटिव पावर्स में डायरेक्ट कह सकते हो आपका आंसर 0 आएगा। फिर भी अगर आप चाहें सॉल्व करना, 0 आंसर तो आ ही चुका है, इसे आप आई स्क्वायर और आई क्यूब लिख सकते हो, जो आपके पास हो जाएगा 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा कैंसिल होके आपके पास आ जाएगा आंसर 0। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं इफ आयोटा इज इक्वल टू रूट -1 देन इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दिस गिवन सेट। हमें इस सेट को फाइंड करना है। कर्ली ब्रैकेट में कोई भी चीज लिख दे, समझो सेट। सेट का मतलब आंसर जो आएंगे वो अलग अलग आएंगे, कंटिन्यूस नहीं आएंगे। नंबर आएंगे, वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, पर नंबर अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब देखो इससे हमारा क्या आएगा, वहां पर n जो स्मॉल n है वो बिलोंग करता है z को। ये जो आपका n है ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल Z इंटीजर है, स्मॉल z कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब देखिए हो क्या क्या सकता है। जब आप आयोटा की पावर्स के बारे में सोचें तो आप ये सोचें कि जब हमने आपको इनिशियली आयोटा सिखाया था तो आयोटा की पावर 1 सिखाया था, 2 सिखाया था, 3 सिखाया था, 4 सिखाया था। इन चारों से अलग अलग वैल्यू आती है, बट आयोटा 5 का मतलब आयोटा ही हो जाता है। आयोटा 5 का मतलब आयोटा 4 इंटू आयोटा होता है, तो वो फिर से आयोटा हो जाता है। तो दैट मीन्स आयोटा की 4 वैल्यू हमारे को इंपॉर्टेंट होती है। एक तो 4 का मल्टीपल, एक 4 से 1 कम, एक 4 से 2 कम, एक 4 से। तो अब या तो आप एक काम करो, सबसे पहले हम यहाँ पर 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, देखिए वैसे अगर हम n की जगह 4m प्लस 1 रखें एक केस, 4m प्लस 2 रखें दूसरा केस, 4m प्लस 3 रखें तीसरा केस और 4m रखें चौथा केस। अब देखो अगर मैं m की जगह 0 पुट करता हूँ, ठीक है, देखो आप ये देखो ये 4 के मल्टीपल से 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है और ये खुद 4 का मल्टीपल है। ठीक है, अगर आपको इससे दिक्कत हो रही हो ना, आप n को 1 2 3 और सीधे 4 सोच लें।
आयोटा की पावर 1 2 3 4 की वैल्यू होती है ना, आपको पता है, बताई थी थोड़ी देर पहले भी, तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग चल लें तो भी बात बन जाएगी। जैसे अगर मैं आयोटा की n की जगह 1 पुट करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास आयोटा और आयोटा रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ से हमारे पास आएगा ये आयोटा है, ये 1 अपॉन आयोटा है। सॉल्व करें तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1 -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो इस केस में आप देख रहे हो आयोटा की पावर मैंने 1 ली है, मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा। शॉर्ट में समझाने के लिए मैंने 1 से काम चला दिया, करना वैसे हमें 4m + 1 से चाहिए था अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए कभी तो आप देखो इससे हमारे पास आंसर क्या आया? 0। एक बात तो पता लग गई कि इस सेट से 0 आंसर आ सकता है। और 0 आंसर कब आएगा? जब आयोटा की पावर 1 होगी, 5 होगी, 9 होगी, मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगी। 1 5 9 13 17 इन सब से आंसर यही आएगा। अब इसके बाद 2 रख के देखते हैं तो ये आता है आयोटा स्क्वायर और आयोटा रेज़ टू पावर -2। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 और ये हो गया -1 और ये भी -1, तो आंसर आया -2। दैट मीन्स आंसर हमारा -2 भी आ सकता है। ये हमारा कब आया? जब हमने कंसीडर करा है 4m + 2 को। ठीक है, 4m को हम बचा गए, हमने आयोटा स्क्वायर से काम चला लिया। ये हमारा था 4m + 1 वाला केस। इसके बाद बारी आती है 4m + 3 वाला केस, तो ये बन जाएगा आयोटा क्यूब आयोटा -3। ठीक है, आयोटा क्यूब होता है माइनस का आयोटा, दिस इज 1 अपॉन आयोटा क्यूब। और आप देखो इसे लिख सकते हो माइनस का आयोटा और 1 को लिख सकते हो आयोटा 4 अपॉन आयोटा क्यूब। ये तो कैंसिल हो गया, तो कितना आया? माइनस आयोटा प्लस आयोटा, कितना आ चुका? 0। 0 तो हम पहले डिसाइड कर चुके आंसर आएगा। अब बचा कौन? लास्ट में 4m, मतलब 4 ही रख के देख लो। तो 4 रख के देखा तो ये आया आयोटा 4, तो दिस इज 1 + 1 अपॉन आयोटा 4, तो ये तो आ गया 1 + 1, आंसर आ गया 2। इसका मतलब हमारे 3 आंसर पॉसिबल है, 0, एक -2 और एक 2। थर्ड क्वेश्चन हमें इवेल्युएट करना है सिग्मा in = 1 से 13 in और in + 1। ठीक है, तो हमने क्या करा? पहले n की जगह 1 लिखा, तो क्या आया? आयोटा स्क्वायर, सिग्मा की वजह से आया प्लस। ठीक है, फिर n की जगह लिखेंगे 2, तो अब क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर के साथ आयोटा क्यूब, n की जगह 2 लिखा। ठीक है, इसके बाद क्या आया? फिर 3 लिखेंगे, तो 3 4, फिर आएगा 4 और आएगा 5, और ऐसे ही चलते जाएंगे। कहाँ तक पहुँच जाएंगे? आयोटा 13 और आयोटा 14। देखते हैं, देखिए क्या लगता है आपको, क्या ये 4 के कंसेक्यूटिव है? आपसे मैंने कहा था 4 कंसेक्यूटिव आएंगे तो सम 0 हो जाता है, पर ये कंसेक्यूटिव लग रहे हैं आपको? अब क्या करो, आप 2 तरह का क्वेश्चन बना लो। एक में सारी फर्स्ट पावर लिख लो, आई आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा 4 आएगा, आयोटा 5 आएगा, चलते जाएंगे आयोटा 12 तक आएगा, फिर आयोटा 13 भी आएगा। और अब दूसरी पावर लिखो, तो आपके पास आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा क्यूब आएगा, आयोटा 4 आएगा, आयोटा 5 आएगा, आयोटा 6 आएगा, चलते जाएंगे कहाँ तक आएगा? आयोटा 14 आएगा। ठीक है, अब आप देखो इसमें 4 देखो, 4 आएगा, 5 से लेके 8 तक, 9 से लेके 12 तक, ये सब क्या होते जाएंगे? 0। लेकिन यहाँ से बचेगा आयोटा 13, जिसका मतलब होता है खुद आयोटा, क्योंकि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें भी 4 आते जाएंगे, और लास्ट में क्या बचेगा आपका? ये तो सब 0 हो जाएंगे 3 बार, और बचेगा आयोटा 14 आयोटा स्क्वायर। तो ये हो गया आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, और ये आ गया आंसर आयोटा -1। फोर्थ क्वेश्चन में n एक ऑड इंटीजर, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कई तरीके हो सकते हैं, शॉर्टकट सीखो आप। n ऑड है ना,
तो 1 रख दो, मना थोड़ी करेगा वो। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 6 और 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 6। बट इसे सोल्व करना भी कौन सा आसान काम है। 6 पावर में आपको याद आती है बाइनोमियल लगानी पड़ेगी, लेकिन आपको याद रखना है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आती है। ऐसे ही 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर भी एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। वो देखिए क्या आती है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आता है, प्लस में 2i आता है, कहा आ गया होल क्यूब, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस के 2 आयोटा का होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपके पास 8 आयोटा क्यूब और आ गया 8 आयोटा क्यूब। कितना आ गया, तो MNPQ आपका कंजुगेटिव इंटीजर है, तो ये आपका हमें फाइंड करना है। जब भी 4 कंजुगेटिव पावर होती है तो उनका आंसर हमेशा 0 होता है। 6 क्वेश्चन में हमारे पास आयोटा स्क्वायर 4, 6 और ऐसे ऐसे चलती जा रही है 2n+1 टर्म्स है, हमें इनका सम फाइंड करना है। अब 2n+1 में क्या आइडिया लगाया जाए, कितनी होंगी, तो हमने कुछ सोचा। ठीक है, सोचा ये कि अगर मैं इनकी जगह 1 लिखूं तो ये कितनी टर्म्स आएंगी, 3, और अगर 2 लिखूं तो 5। तो मैं 2 नंबर लिखकर चेक करता हूं आंसर क्या आता है। अगर दोनों से सेम आंसर आया, इसका मतलब आंसर वही रहेगा। अगर अलग अलग आया तो फिर हम कुछ और सोचेंगे, हम एक नंबर और लेंगे, उससे भी कंफ्यूजन नहीं दूर हुआ, एक और ले लेंगे। ठीक है, बट मुझे लगता नहीं ऐसी नौबत आएगी। तो हमने क्या करा, अगर हम n की जगह 1 लेते हैं तो ये बन गई हमारे पास 3 टर्म्स, मतलब आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 और आयोटा 6 ओनली। तो आयोटा स्क्वायर -1, 1 और ये आयोटा स्क्वायर ही हो गया तो -1, तो आंसर कितना आया, -1। ठीक है, अब n = 2 लेते हैं तो अब आएंगी 5 टर्म्स। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4, आयोटा 6, आयोटा 8 और आयोटा 10। तो ये आयोटा स्क्वायर है, ये 1 है, ये आयोटा स्क्वायर है, ये 1 है, ये आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 + 1 -1 + 1 -1, तो कितना आया, इसका मतलब आंसर -1। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में नेक्स्ट टॉपिक आपका कंजुगेट आता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है a + आयोटा b, तो z पर बार लगाने का मतलब होता है हम इसके कंजुगेट को फाइंड करना चाहते हैं। इसका मतलब होता है जस्ट चेंज द साइन ऑफ आयोटा। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो हमेशा एक कोऑर्डिनेट होता है, जिसे हम a, b लिख लेते हैं, ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। अगर इस कोऑर्डिनेट को हम देखें प्लेन में, तो ये आपके पास अगर ए बी है तो इसी की मिरर इमेज को, अगर इसे हम मिरर माने, एक्स एक्सिस को अगर मिरर माना जाए, तो इसकी मिरर इमेज को इसी का हम कॉन्जुगेट कहते हैं। तो ये आपके पास अगर जेड है तो ये आपके पास जेड कॉन्जुगेट है। ये सारी बातें मैं सीबीएसई में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी में हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, हमें होल का कंजुगेट निकालना है तो इनके हम सेपरेट कंजुगेट भी यूज कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इनका हमें कंबाइन करना है तो इन्हें हम सेपरेट भी यूज कर सकते हैं। अगर ये हमारे पास अपॉन में है तो इस पूरे का अगर हम कंजुगेट लेना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का सेपरेट एंड डिनोमिनेटर का सेपरेट यूज कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट का मतलब वो नंबर खुद हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, मिरर इमेज वाली बात, प्रॉपर्टीज वाली बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट दिया हुआ है, दैट इज आयोटा -1। हमें z चाहिए तो हमने दोबारा इसका कंजुगेट करा तो बन गया आयोटा -1 का कंजुगेट, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा -1, क्योंकि इसका मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ आयोटा। तो आयोटा का साइन चेंज करा, किसी भी नंबर के कंजुगेट का कंजुगेट हो गया आपका z। तो यही आपके पास में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। आप चाहे तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस आयोटा करा। जब भी डिनोमिनेटर में आपको आयोटा खत्म करना हो तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ठीक है। इट्स नॉट रैशनलाइजेशन, इसे हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना कहते हैं। माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा i माइनस 1 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपको मिल गया i माइनस 1/2 और ये हो गया 1/2 के साथ -1 प्लस आयोटा इज योर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक लोकस के लिए हम लोग पहले तो ये समझते हैं कि लोकस होता क्या है, ठीक है। देखिए इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले जाते हैं हम, 6-7 के क्लास के हिसाब से सोचते हैं। आपके पास हम एक साइकिल के व्हील के बारे में हम सोचते हैं और हमने यहाँ पर कोई मार्क लगा दिया वाइट कलर का। जब ये और साइकिल को हमने स्टैंड पे लगा दिया तो ये टायर थोड़ा ऊपर हो जाएगा। अगर हम इसे घुमाएंगे तो इस मार्क से क्या बनेगा, ऐसे घूमता रहेगा ये, ठीक है। तो इसे हम इस पॉइंट का लोकस बोलेंगे। किसी पॉइंट की मूवमेंट से जो पाथ बनता है, जो उसका रास्ता होता है, उस शेप को ही हम लोकस कहते हैं, ठीक है। जैसे अब ये साइकिल चल पड़ी और मैं इस पॉइंट पर ध्यान दे रहा हूं, तो टायर तो आगे चलता रहेगा, बट ये पॉइंट कैसे चलेगा, स्ट्रेट चलेगा। ये पॉइंट तो स्ट्रेट चलेगा, ये घूमता जाएगा आगे आगे, बट बीच में जो एक्सेल है वो तो आपकी सीधे ही चलेगी। अगर रोड आएगी ऊंची नीची तो वो ऊंची नीची हो जाएगी, अदरवाइज स्ट्रेट रोड है तो स्ट्रेट ही चलेगा। तो अब पॉइंट का जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। एक हमने पॉइंट फिक्स करा, इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर जो जो पॉइंट्स आएंगे हमें वो सब बनाने हैं। अब 3 डिस्टेंस पर ये आएगा, फिर 3 पर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये 3 पर आते जाएंगे सारे। ये 3 यूनिट के डिस्टेंस पर रहेंगे सारे पॉइंट्स। अब देखो 3 पे ये चलते रहेंगे, ये भी 3, ये भी 3, सब 3 पे। तो जो पॉइंट्स हैं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रहेंगे, वो क्या बना रहे हैं आपका, वो एक सर्कल बना रहे हैं। तो फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर जो पॉइंट होगा, अगर उसे मूव करा जाए फिक्स डिस्टेंस पर ही, तो वो बनाएगा आपका एक सर्कल, ठीक है। अब बहुत सारे होते हैं वैसे, ये आप सोचो ना, कोई भी शेप जो है वो लोकस हो सकती है। साइन का होता है ऐसे ऐसे करके, कॉस का होता है अपना, सर्कल होता है, एलिप्स होते हैं, पैराबोला होते हैं, हाइपरबोला होते हैं। तो अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे, बस ज़्यादा नहीं। अगर कभी ax² आए, ay² आए, ठीक है, और हम ये कहते हैं 2gx आए, 2fy आए, ci 0 है, इसे ऐसे नहीं देखना है आपको जैसे मैंने लिखा है। हमारी मजबूरी से ऐसे लिखना पड़ता है, बट आपको इसे ऐसे नहीं देखना। आपको इसे समझना ऐसे है कि आपके पास x² है, y² है, दोनों के साथ जो लिखा हुआ है वो सेम है, ठीक है। फिर x है, उसके साथ कुछ लिखा हुआ है, y के साथ कुछ लिखा हुआ है, और साथ में क्या, लास्ट में एक कांस्टेंट है। तो x² और y² के कोफिशिएंट अगर सेम हो, बीच में प्लस का साइन हो, और x इंटू वाई नजर ना आ रहा हो, तो इस तरह की इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, हमेशा सर्कल बनता है। तो इसका लोकस सर्कल है। एक एग्जांपल आपके पिछली क्लासेस से कनेक्ट करते हैं। 10th क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, ठीक है। तो उसमें आपसे ग्राफ बनवाए जाते थे, वहां पर जितनी भी इक्वेशंस थी वो ऐसी थी,
इस टाइप की होती थी, x की पावर 1 होती थी, y की पावर 1 होती थी, तभी तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि 1 पावर का मतलब होता है लीनियर पावर। वेरिएबल कितने थे? 2 वेरिएबल और लीनियर पावर हो तो बनती है स्ट्रेट लाइन। इस इक्वेशन का लोकस स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इस इक्वेशन में आप कितनी भी वैल्यू पुट करते रहो, वो सारे पॉइंट्स मिलकर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसी तरह से यहाँ पर आप पॉइंट्स को पुट करते रहो तो जो आएगा वो हमेशा एक सर्कल होगा। जैसे इससे आती है स्ट्रेट लाइन, ऐसे उससे आएगा सर्कल। आप x रखोगे, y रखोगे तो कोऑर्डिनेट मिल गया। x और y का होना मतलब कोऑर्डिनेट होना। और वैल्यू पुट करोगे और कोऑर्डिनेट आएंगे, और वैल्यू पुट करोगे और कोऑर्डिनेट आएंगे, और x रखोगे और y आएंगे, बहुत सारे y आ जाएंगे, बहुत सारे x आएंगे, वो सारे x y कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। x1 y1 एक, x2 y2 एक, उन सबको मिलाओगे, वो मिलकर बनाएंगे हमेशा एक सर्कल। इसमें यहाँ बनाएंगे तो बनेगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा ही हो, ठीक है, मेन चीज यही है, आपको x स्क्वायर नजर आए, y स्क्वायर नजर आए, दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो बट अलग अलग हो, तो ये बनता है हमेशा एलिप्स। 11th एलिप्स आपका होता है, स्पेलिंग सही है पक्का? हाँ, एक ही ऐसा आना था ना, सही है। देखो ये आपके पास में बनेगा ऐसा। ओके, एलिप्स का मतलब होता है सर्कल को थोड़ा दबा सा दिया, इसीलिए इसका हिंदी में नाम भी बड़ा उत्तम है। इसे हिंदी में दीर्घवृत्त कहते हैं और वृत्त हम सर्कल को कहते हैं, तो थोड़ा बढ़ जाता है ना, इसलिए इसे दीर्घ मीन्स बड़ा वाला सर्कल टाइप में कुछ ऐसा बोलते हैं। ये आपका हो गया सर्कल, एक हो गया एलिप्स। अगर x स्क्वायर हो, y स्क्वायर हो बट बीच में माइनस हो, चाहे y स्क्वायर पहले हो या x स्क्वायर पहले हो, दोनों से बनता है हाइपरबोला, या तो ऐसा वाला या ऐसा वाला, इन्हें हाइपरबोला बोलते हैं। 11th ही आपको कॉनिक सेक्शन चैप्टर में बाद में सिखा दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? तो लोकस में आप एक समरी की फॉर्म में देखते हैं चीजों को, तो हम ये बोलेंगे कि अगर x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, इनके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं तो बनेगा आपका सर्कल। आप ऐसे याद रखो, अगर ax स्क्वायर है और by स्क्वायर है तो बनेगा आपका एलिप्स। ठीक है, इसके बाद अगर ax स्क्वायर है माइनस का by स्क्वायर है, या ay स्क्वायर है और bx स्क्वायर है, दोनों ही केस में बनने वाला है हाइपरबोला। अगर एक तरफ y स्क्वायर है, दूसरी तरफ x है, ठीक है, तो ये बनेगा पैराबोला। एक्चुअली पैराबोला एक केस में और बनेगा अगर x स्क्वायर है और y है। इसे हम ये भी कहते थे जब x और y की डिग्रीज में 1 और 2 का रेशियो होता है। ठीक है, तो भी, या उन्हें इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है तो बनेगा पैराबोला। जैसे कि आप लोगों का 10th क्लास में होता था ये, तो ये होती है आपकी स्ट्रेट लाइन। एक कहता है और बताते हैं, चलो देखो, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, इनसे इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स ढूंढने हैं। तो एक तो ये हो जाएगा दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है,
ऐसे ये भी ये भी ये भी ये सब हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी लोकस होता है किसका? दो पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का। ठीक है, आपके ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स आएंगे वो भी एक लाइन बनाएंगे, क्योंकि वो एक नहीं है, वो भी इनफाइनाइट है, वो भी एक पाथ है। तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोकस हो गया किसका? दो पॉइंट्स से इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स का। ठीक है, समझ में आती है बात? और कहते हैं हमेशा दो पॉइंट से एक पॉइंट है P जो हमेशा सेम एंगल बनाता है। A और B से अगर हम P को ज्वाइन करें तो एक ही एंगल बनता है। आप सोचो कि ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। एक बार P यहाँ है, एक बार P यहाँ है, एक बार P यहाँ है। क्या हमेशा इक्वल एंगल बन रहे हैं? नहीं बन रहे। बट अगर ये सर्कल होगा, अगर ये सर्कल होगा तो एंगल इन सेम सेगमेंट होने की वजह से हमेशा एंगल कैसे बनेंगे? इक्वल। तो दो पॉइंट्स से हमेशा ज्वाइन करने पर इक्वल एंगल बनाने वाला लोकस सर्कल होता है। आप समझ रहे हो किस तरह से सर्कल ये लोकस चलता है? और एक ऐसा पॉइंट है P सच दैट कि PA प्लस PB हमेशा AB होता है। तो बताओ P का लोकस क्या है? देखो, आपने यहां, आप कहते हैं एलिप्स है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास P है। आप बताओ क्या PA प्लस PB AB के इक्वल आ जाएगा? क्या ट्राइंगल में दो साइड तीसरी साइड के इक्वल हो सकती है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है P यहाँ पर हो तब भी PA PB इक्वल हो जाएगा, P यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो। तो ये हो गया लोकस A और B को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। आप देखो A और B के बीच में स्ट्रेट लाइन पर आप कहीं भी P ले लो तो PA प्लस PB हमेशा AB के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? तो इसका लोकस क्या हुआ? इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A टू B स्ट्रेट लाइन में। तो लोकस इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। हमें किन की जरूरत पड़ेगी ये हम देखते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 में हमें कुछ गिवन है इमेजिनरी करके और हमें जेड का लोकस फाइंड करना है। देखिए, कभी भी जैसे जेड का लोकस फाइंड करना हो तो एक तरीका है, आप लोगों के लिए बेसिक मेथड है कि आप जेड को मान लो x प्लस आयोटा वाई। ऐसा इसलिए मानते हैं कि एक तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है रियल इमेजिनरी होता है, दूसरा x और y से ही लोकस मिलता है। जो भी हमने इक्वेशन सीखी है वो x और y में सीखी है ना। तो अब इसे सॉल्व करने पर जो x y में आएगा आपको बस मैच कराना है कि वो कौन से लोकस में आता था। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास z की वैल्यू है तो इमेजिनरी देखेंगे हम लोग। z हमारे पास है x प्लस आयोटा वाई माइनस 1 और 2x प्लस 2 आयोटा वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना? माइनस का 4। तो ये हो गया इमेजिनरी। अब इसमें रियल पार्ट है x माइनस 1 के साथ आयोटा वाई अपॉन में 2x माइनस 1 के साथ 2 आयोटा वाई। ठीक है, अपॉन में से आयोटा खत्म करना ही पड़ेगा। तो ये आ गया 2x माइनस 1 माइनस 2 आयोटा वाई। 2x माइनस 1
माइनस 2 आयोटा वाई इक्वल टू कितना है -4। तो न्यूमरेटर को सॉल्व करो, x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर आया 2x माइनस 1, फिर माइनस में आया 2 के साथ, x माइनस 1 के साथ y के साथ आई, फिर आयोटा y की मल्टीप्लाई करी तो आयोटा y के साथ 2x माइनस 1, यहाँ से आया 2 आयोटा स्क्वायर, वो भी माइनस का, के साथ आया y स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी से 2x माइनस 1 का स्क्वायर 4i स्क्वायर y स्क्वायर। इस पूरे का हमें कंसीडर करना है जस्ट इमेजिनरी पार्ट, और वो किसके इक्वल है -4 के। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो इसका मतलब जस्ट आयोटा वाले, तो आयोटा वाले पार्ट एक तो ये है और एक ये है। तो ये आया आपके पास में -2 के साथ x माइनस 1 के साथ y प्लस 2 के साथ 2x माइनस 1, y के साथ 2x माइनस 1, और अपॉन में देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा ये 2x माइनस 1 का स्क्वायर और 4y स्क्वायर। तो ये आ गया 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है -4। सॉल्व करना शुरू करो, तो माइनस का 2xy प्लस का 2y प्लस का 2xy माइनस का y अपॉन में 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू -4। ये कैंसिल हो गए, वहाँ बचा y, इधर ले गए तो आ गया माइनस का 16 x स्क्वायर माइनस का 4 प्लस 16x माइनस का 16y स्क्वायर, दोनों को इधर ले आए तो 16x स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस का y माइनस का 16x प्लस का 4 इक्वल टू 0। आप देख रहे हो x स्क्वायर भी दिख रहा है, y स्क्वायर भी दिख रहा है, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसको, सर्कल को। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। इसे हम ज्योमेट्रिकली समझना चाहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, दैट इज x प्लस आयोटा y, तो इसे हम z मॉडुलस कहते हैं, जिसका मतलब होता है रियल का स्क्वायर एंड इमेजिनरी का स्क्वायर। और हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए अगर कोई कोऑर्डिनेट है हमारे पास x y, तो इसे हम z मानते हैं। किसी ने साइकिल लगाई है वहां पर बराबर गली में? तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम ओरिजिन से ज्वाइन करें, ओरिजिन से ज्वाइन अगर हम करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। रिपीट करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो लाइन बनेगी उसका एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, और इस डिस्टेंस को हम मॉडुलस कहते हैं या आर कहते हैं। आपके पास अभी कोऑर्डिनेट था एक्स वाई, इन्हें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। अब आपके पास एक आर है, एक थीटा है, इन्हें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। पोलर क्यों? ओ का दूसरा नाम, ओरिजिन का दूसरा नाम पोल होता है, तो जो पोल के बेस पे कैलकुलेट होते हैं वो पोलर होते हैं। जो एक्सिस के बेस पर, एक्सिस से डिस्टेंसेस के बेस पर, डिस्टेंस कैसे बेटा? आप देखो ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस y है,
तो एक्सिस से डिस्टेंस के बेस पर जो कोऑर्डिनेट आते हैं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं, क्योंकि उन्हें रेनी देकार्ते ने बनाया था। और जो पोल के बेस पर आते हैं, ओरिजिन के बेस पर आते हैं, उन्हें हम पोलर कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक मॉडुलस एंड आर्गुमेंट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r cos थीटा और आयोटा साइन थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से आप देखो cos थीटा कितना आएगा x अपॉन r और साइन थीटा कितना आएगा y अपॉन r। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास r cos थीटा और y की वैल्यू आ जाएगी r साइन थीटा। तो आपके पास x भी है, आपके पास y भी है। अगर दोनों को रख दे तो ये बन जाएगा। इसे हम पोलर फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ये पोल के बेस पर r और थीटा की फॉर्म में, और इसे हम कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। और इसके लिए दूसरी चीज होती है, ये जो लिखा हुआ है इसे e रेज़ टू पावर i थीटा भी कहा जाता है। इसे हम यूलर फॉर्म कहते हैं। यूलर, पोलर एंड कार्टेशियन, 3 फॉर्म हुआ करती है आपके पास। ठीक है, टॉपिक है आपका डी मोएवल्स थ्योरम। देखिए क्या होती है ये, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, जिसे आप लिख लेते हैं r के साथ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसके लिए एक थ्योरम बनी हुई है, उसे हम डी मोएवर थ्योरम कहते हैं। डी मोएवर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 के साथ आया cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 के साथ आता है cos थीटा 3 प्लस आयोटा साइन थीटा 3 एंड सो ऑन cos थीटा n और आयोटा साइन थीटा n। ये सारा का सारा सॉल्व होके हो जाता है। cos के एंगल्स को ऐड कर दो, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 से लेकर थीटा n तक, फिर आयोटा साइन थीटा 1, थीटा 2 से लेकर थीटा n तक। मतलब डी मोएवर थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उनके सिर्फ एंगल्स को प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड स्टेटमेंट ज़्यादा पॉपुलर है। वो ये कहता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल रेज़ टू पावर, अगर n है तो इस n की मल्टीप्लाई एंगल के साथ हो जाएगी, और ये बन जाएगा cos n थीटा और साथ में आ गया आयोटा साइन n थीटा। अब इसे एक तरीके से हम और देखते हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो जैसे इस सेकंड वाले की बात करें तो क्या हम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को लिख सकते हैं e रेज़ टू पावर i थीटा। मैंने आपको यूलर फॉर्म बताई थी, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है e रेज़ टू पावर i थीटा। अब आप देखो ये आगे आ गया, पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो गई, तो ये आयोटा n थीटा हो गया। अगर देखो थीटा था तो i थीटा आया, अगर n थीटा होगा तो क्या आ जाएगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। जो आयोटा के साथ होता है वही cos और साइन का एंगल बन जाता है। जो आयोटा के साथ है वही cos और साइन का एंगल है, जो आयोटा के साथ है वही cos और साइन का एंगल है। और ये इससे यूलर फॉर्म से हमारे को इजीली समझ में आता है। जैसे फर्स्ट वाली की बात करते हैं, पहले वाला बन गया आयोटा थीटा 1, जो cos के साथ है, साइन के साथ है एंगल। फिर इसके बाद आया i के साथ थीटा 2, फिर आया i के साथ थीटा 3, एंड चलते गए लास्ट में आ गया i के साथ थीटा n। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। i थीटा 1, i थीटा 2, i थीटा 3, चलते गए आ गया i थीटा n। सब में से कॉमन क्या आया, i आ गया पावर में, तो आया थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा n। तो देखो जो i के साथ होता है वही cos और साइन का एंगल बन जाता है। तो बन गया cos थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 से लेकर थीटा n तक।
फिर आया आई के साथ, साइन के साथ, थीटा 1, थीटा 2 से लेकर थीटा n तक। और ये आपके डे मोइवर थ्योरम के फर्स्ट पार्ट की एक तरह से मिनी डेरिवेशन है। वैसे इसकी डेरिवेशन मैं आप लोगों को पीएमआई की सुपर क्लास में करवा चुका हूँ। मैंने 11 की पीएमआई की सुपर क्लास में इन दोनों की डेरिवेशन कराई हुई है।